दो थोड़ा रहस्यमय और आकर्षक यूट्यूब पॉडकास्ट के लिए स्वागत है आपकी जादुई दुनिया में। यह कहानी असली उपन्यास वर्सटाइल मेज से प्रेरित है, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा इसका एक नया रूप, भारतीय नामों और देसी माहौल में ढला हुआ। याद रखिए, यह एक फैनफिक्शन अनुकूलित कथा है, असली अधिकार मूल लेखक और प्रकाशक के पास है। तो तैयार हो जाइए जादू और रहस्यों से भरी इस यात्रा के लिए। अध्याय 403 सबको हैरान कर दिया। कालिया बहुत शक्तिशाली था, निस्संदेह वह सबसे ताकतवर प्राणी था जिसे आदर्श रावत ने कभी देखा था। अंधेरा पंख भेड़िया, तीखी पूंछ गोह, जुआनवू विशाल गोह और विशाल विष्कन्या शतपदी उसके सामने छोटे कीड़ों की तरह थे। अगर वे कालिया के एक कौर जहर से बच पाते तो वह वाकई प्रभावशाली होता। सौभाग्य से कालिया में कोई दुष्ट प्रवृत्तियां नहीं थीं। मंत्री पीडी और मंत्री राजेश द्वारा यातना दिए जाने और लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद उसने मनुष्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखी। अन्यथा अगर कालिया ने चांदी आकाशराज के साथ मिलकर जादू शहर पर हमला किया होता तो शहर निश्चित रूप से खंडहरों में बदल जाता। उनके विशेषज्ञ तो एक चांदी आकाशराज को भी संभाल नहीं पाए थे, और फिर भी कालिया ने उसे बुरी तरह हराया। अगर कालिया उनके खिलाफ हो जाता तो उसे किसी सेना की जरूरत भी नहीं पड़ती। वह अकेले ही उस जगह को आसानी से नष्ट कर सकता था। विजय कालिया ने चांदी आकाशराज का पीछा नहीं किया। चांदी आकाशराज के पास खुद को जीवित रखने के कई तरीके थे, इसलिए उसका पीछा करना बेकार था। टोटेम पशु ने गर्व से सिर उठाया और एक विस्फोटक गर्जना की। उसकी आवाज बहुत दूर तक फैली। यह न केवल पश्चिम के जंगल में गूंजी, बल्कि घाटियों, नदियों और अन्य दिशाओं के जंगलों में भी गूंज उठी। यह एक घोषणा थी कि उसने पश्चिम पर्वत के शासक चांदी आकाशराज को हरा दिया था, साथ ही बाकी जादुई पशुओं को चेतावनी दी कि वह शहर में रह रहा है। कोई भी घुसपैठिया उसकी क्रोध का शिकार बनेगा। सरल शब्दों में उसने जादू शहर पर अपना अधिकार घोषित कर दिया था। कालिया की भव्यता ने आदर्श रावत को झील के केंद्र में स्थित मंदिर के चित्रों की याद दिला दी। केवल वही जो कालिया की ताकत को प्रत्यक्ष देख चुके थे बता सकते थे कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। वह एक देवता की तरह था जो कई शताब्दियों से इस खूबसूरत शहर की रक्षा कर रहा था। जैसे ही सफेद जादूबाज और चांदी आकाशराज दूर उड़ गए, आपातकालीन चेतावनी, जिसने सभी को दहशत में डाल दिया था, आखिरकार वापस ले ली गई। आपातकालीन सुरक्षित क्षेत्र में मौजूद लोग अपने क्षेत्रों में लौट आए। पश्चिम किला की रक्षा सामान्य हो गई। कई जगहों ने स्वर्गीय गरुड़ युद्ध जादूगरों को वापस बुलाकर रक्षात्मक परिधियां स्थापित की, ताकि यह सुनिश्चित हो कि जादू शहर अब खतरे में नहीं है। लड़ाई में मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या स्वर्गीय गरुड़ थी। पश्चिम पर्वत का शासक पहले कभी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकला था, इसलिए सैन्य को कभी नहीं पता था कि स्वर्गीय गरुड़, जो सफेद जादूबाज की ही प्रजाति से उत्पन्न हुए थे, उनके साथ विश्वासघात करेंगे। स्वर्गीय गरुड़ सैन्य के लिए हवा में सबसे महत्वपूर्ण अग्निशक्ति थे। जब वे उनके खिलाफ हो गए तो आकाश अचानक जादुई पक्षियों के लिए उड़ान के लिए स्वतंत्र हो गया। वे जमीन पर लगाए गए अवरोधों को आसानी से पार कर सकते थे। सौभाग्य से कालिया ने खतरे को शहर में घुसने से पहले ही खत्म कर दिया था। अन्यथा उनकी उस गलती के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की कल्पना करना भयावह था। लोग पश्चिम किला में लौट आए। सफेद जादूबाज के पीछे हटने के बाद भी किसी ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। पश्चिम पर्वत के उत्तर में एक विशाल जंगल था। वहां रहने वाले जादुई पशु हमेशा अशांत रहते थे। यह बहुत संभावना थी कि वे इस अनिश्चित स्थिति का फायदा उठाकर हमला करेंगे, इसलिए युद्ध के बाद भी वे आराम नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी रक्षात्मक उपायों को और मजबूत करना था, ताकि जादुई पशु कोई कमजोरी न ढूंढ सकें। अजीब, सामान्य रूप से जादुई पशु हम पर हमला करने की कोशिश करते,
बस हमें दबाव देने के लिए। इस बार वे इतने शांत क्यों हैं? मुझे लगा था कि सफेद जादूबाज की सेना ने उनके लिए शुरुआती लड़ाई लड़ी थी। सेनापति विक्रम सिंह ने किले की सबसे ऊंची प्रेक्षण मीनार पर खड़े होकर भ्रमित स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि कालिया ने उन्हें डरा दिया है, तरुण झा ने कहा। कालिया ने बस बेतरतीब ढंग से कुछ गर्जनाएं नहीं की थी। न केवल उन्होंने पश्चिम के जादुई पशुओं को काफी शांत पाया, बल्कि पूर्व, दक्षिण और उत्तर के किलों को आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि जादुई पशु अपने क्षेत्र से 10 किलोमीटर से अधिक पीछे हट गए थे। मंत्री राजेश, जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, ने जटिल भाव के साथ राहत की सांस ली। राजेश, बुजुर्ग ललित कुछ कहने वाले थे। मंत्री राजेश ने हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मेरी खतरा उन्मूलन रणनीति में अब कालिया शामिल नहीं है। बहरहाल, उसने हम सभी को बचाया और हमारी उस गंभीर गलती की भरपाई की। मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। मंत्री राजेश ने अनायास ही पश्चिम किला की परिधि के पास रह रहे कालिया की ओर देखा। कालिया अपनी झपकी से जाग गया, जैसे कि उसे अपने नाम का जिक्र होने का पता चल गया हो। उसने अपना सिर प्रेक्षण मीनार की ओर झुकाया। उसका विशाल सिर मीनार पर मौजूद भीड़ को घूर रहा था। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोल दिया। मंत्री राजेश तुरंत सतर्क हो गए। उनके शरीर के चारों ओर जादू की चमक दिखाई दी। इस बीच कालिया ने अपने मुंह से कुछ उगल दिया। पेट के एसिड से ढका एक ढेला उनके पैरों के पास लुढ़क गया। आदर्श रावत ने अपनी नाक बंद की। यह उसे कुछ परिचित सा लगा। यह किसी व्यक्ति की तरह लगता है, तरुण झा ने भ्रमित नजरों से कहा। मंत्री राजेश का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उन्होंने कालिया की ओर उंगली उठाई और चिल्लाए, तुमने एक इंसान को खाने की हिम्मत की। मैं आज न्याय करूंगा, भले ही मुझे अपनी जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े। मंत्री राजेश ने मांग की, लेकिन वह हाँ नहीं। वह अपनी पूरी ताकत पर भी कालिया का मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर घायल होने पर तो बिल्कुल नहीं। आदर्श रावत ने मंत्री राजेश की प्रतिक्रिया देखकर हंस दिया। चिंता मत करो, यह सिर्फ मंत्री पीढ़ी है। सभी ने तुरंत उस आकृति को करीब से देखा, जो पेट के एसिड से ढकी थी और जो अचानक हिलने लगी। उसकी अधिकांश त्वचा और मांस गल चुके थे। वह दर्द से जमीन पर रेंग रहा था। उसने मंत्री राजेश के पैर को अपने हाथों से पकड़ लिया। पहले सम्मानित मंत्री पीढ़ी अब आधा गला हुआ भयानक राक्षस बन चुका था। भीड़ में कुछ लोगों को उस पर दया आई, लेकिन आदर्श रावत, छोटी और ईसना सभी इस बात पर सहमत थे कि उसे यह सजा मिलनी ही थी। भाई पीढ़ी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कंगन जो हमने अनिरुद्ध यादव को दिया था, अभी आपके हाथ में क्यों है? मंत्री राजेश ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। मंत्री पीढ़ी ने भीड़ से अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई। वह लंबे समय तक मंत्री राजेश के पैरों में गिड़गिड़ाता रहा। जब उसे लगा कि यह काम नहीं कर रहा, तो वह पूरी ताकत लगाकर भावना शर्मा की ओर रेंगा। वह जानता था कि कालिया भावना शर्मा को बहुत पसंद करता था। उसका एक वाक्य आसानी से उस भयानक सांप को उसकी जान बख्शने के लिए मना सकता था। भावना शर्मा धीरे से झुकी और मंत्री पीढ़ी के गले हुए चेहरे पर नजर डाली। जब सभी को लगा कि वह दया दिखाने और उसकी जान बख्शने का फैसला कर चुकी है, उसने बस उस कंगन को उसके हाथ से छीन लिया और तड़क कर बोली, यह गौरव, जो एक बहादुर व्यक्ति की जान के बदले मिला था, तुम्हारा नहीं है। अध्याय 404 शुद्ध दिल। लालबाज सुगंधी, जो कंगन से प्राप्त की गई थी, जल्द ही मुख्य संगरोध क्षेत्र में पहुंचाई गई। देरी के बावजूद यह दूसरी खेप के संक्रमितों की मृत्यु से पहले पहुंच गई। श्री अरविंद ने तेजी से लालबाज सुगंधी का उपयोग करके प्लेग का इलाज तैयार किया और इसे संक्रमित लोगों में वितरित किया। जिनकी हालत गंभीर नहीं थी, वे तुरंत ठीक हो गए। बाकियों को कुछ दिनों के आराम की आवश्यकता थी, जिसके बाद वे अपने परिवारों से मिल सकेंगे। संगरोध क्षेत्र खुशी के आंसुओं से भर गया।
लोग प्लेग की यातना और जादुई पशुओं के आक्रमण से पूरी तरह थक चुके थे। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि जीवन को और अधिक कीमती मानना चाहिए। उन्हें शायद ही पता था कि वे प्लेग और आक्रमण से इसलिए बच पाए क्योंकि एक युवा और एक मिक्स ब्रीड स्वर्गीय गरुड़ ने उनकी रक्षा की थी। वीर स्वर्गीय गरुड़ को जमीन के किसी कोने में दफनाया गया था। कालिया, जो कई वर्षों तक चुपके से शहर की रक्षा करता रहा, की तरह इसे भी शहर का रक्षक माना गया। इसकी नस्ल और ताकत चाहे कितनी भी मामूली क्यों न हो, इसका योगदान कई वर्षों तक लोगों द्वारा याद किया जाएगा। जहां तक उस युवा की बात है जिसे स्वर्गीय गरुड़ पश्चिम किला तक वापस लाया था, वह प्लेग से सभी के ठीक होने के बाद भी गहरी नींद में था। वह केवल एक खाली खोल था जिसमें आत्मा नहीं थी। फिर भी जब सब कुछ सामान्य हो गया, पश्चिम किला के सभी सैनिकों ने उसे सर्वोच्च सम्मान दिया। स्वर्गीय गरुड़ की तरह वह इतना कमजोर था कि उसके पास कोई सैन्य रैंक भी नहीं था, फिर भी उसने शहर को बचाने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। जब सैनिकों ने उस युवा के ठंडे शरीर को मंच पर पड़ा देखा, उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि सम्मान न तो शक्तिशाली स्थिति या उम्र से मिलता है, न ही उत्कृष्ट ताकत से। सबसे महत्वपूर्ण था शुद्ध, निष्कपट दिल। जो कुछ बेहद भयानक दिखता था, वह शहर का रक्षक निकला, जबकि एक जादूगर, जो देखने में दोस्ताना और सौम्य लगता था, आपदा का कारण बना। इस घटना से लोगों को बहुत कुछ सीखने, चिंतन करने और याद रखने को मिला। उनकी एकमात्र आशा थी कि जादू शहर को फिर से ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा वे चाहते थे कि अनिरुद्ध यादव जैसे और लोग हों जो अपनी कम उम्र के बावजूद सफेद जादूबाज की भयानक सेना का सामना करने के लिए आगे आए। उसके पास कोई सैन्य रैंक नहीं था, लेकिन जब उसे सही काम करने का यकीन था तो वह अधिकारियों से नहीं डरा। एक दुर्जय दुश्मन मानवता को विनाश की ओर नहीं ले जा सकता, लेकिन दिल का भ्रष्टाचार ऐसा कर सकता है। यह लोगों में व्यापक रूप से फैलता है और मानवता पर विनाश लाता है। क्या वाकई उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? छोटी ने उस बर्फीली शैया के सहारे खड़े होकर पूछा, जिस पर शरीर संरक्षित था। उसकी आंखों में हताशा की एक झलक थी। श्री अरविंद ने अपनी मूंछों को सहलाया, चेहरे पर असहाय भाव के साथ। उन्होंने सिर हिलाया और एक आह भरी, कुछ लोग कहते हैं कि हीलिंग एलिमेंट का सर्वोच्च जादू किसी को पुनर्जनन कर सकता है। मैं स्वयं अभी तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में कोई न कोई ऐसा कर चुका है। समस्या यह है कि यह तभी काम करता है जब आत्मा पूरी तरह संरक्षित हो। उनकी स्थिति में उनका शरीर पूरी तरह ठीक है, लेकिन उनकी आधी आत्मा छिन गई है। इस दुनिया में केवल एक जगह उन्हें बचा सकती है। छोटी ने तुरंत पूछा, वह जगह कौन सी है? मुझे बताओ। श्री अरविंद ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, पार्थेनन मंदिर। आदर्श रावत के दिमाग में एक विचार आया। पार्थेनन मंदिर? यह दूसरी बार था जब उसने यह नाम सुना था। यह किसी दूसरे देश में एक पवित्र स्थान जैसा लगता था। उसे याद आया कि भावना शर्मा ने पहले सिद्धांत कुमार की जान बचाने के बारे में पूछने पर इसी नाम का जिक्र किया था। यह कैसी जगह थी? हीलिंग एलिमेंट का सर्वोच्च मंदिर? अगर वहां के उपचारक अनिरुद्ध यादव को जगा सकते थे, तो क्या जादू शहर की सरकार उनसे उस बच्चे की जान बचाने के लिए मदद नहीं मांग सकती थी? अगर हमें पता है कि उसे बचाने का मौका है, तो क्या हमें उसे पार्थेनन मंदिर नहीं भेजना चाहिए? छोटी ने पूछा। श्री अरविंद ने हाथ हिलाया और बोले, मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि अनिरुद्ध यादव को वहां ले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास आत्मा को पुनर्जनन करने की क्षमता तो है, लेकिन वे इसके बारे में बहुत सख्त हैं और वे आगंतुकों का स्वागत नहीं करते। हमारे देश के जादू संघ के अध्यक्ष भी उन्हें उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं मना सकते, फिर जादू शहर की सरकार की तो बात ही छोड़ दो। तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते? आदर्श रावत ने कहा। हम उसे अभी के लिए नींद में ही रहने देंगे। शायद कोई चमत्कार हो जाए। उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो सकती है। चाहे कितनी भी कम संभावना हो, हम उसका ख्याल रखेंगे, श्री अरविंद ने कहा। पश्चिम झील। सुपुल का नजारा पूरी तरह बदल गया था। पथ पर पड़ी सूखी पत्तियों को छोड़कर जगह पर्यटकों से खचाखच भरी थी। घटना के बाद कई लोग पश्चिम झील आए थे, उम्मीद में कि वे कालिया को अपनी आंखों से देख सकें। कालिया अचानक एक पर्यटक आकर्षण बन गया था, जिसने यहां भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया। वे पूरी तरह भूल गए थे कि शहर अभी अभी एक लाल चेतावनी संकट से गुजरा था। दुर्भाग्य से कालिया युद्ध के बाद कभी सामने नहीं आया। पर्यटक केवल झील के पानी को निहारते रह गए।
कालिया के बारे में खबरें तेजी से फैलीं। अब लोगों को पता था कि जादू शहर का एक रक्षक है, जिसने यह समझाया कि इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाला यह शहर इतने कम आक्रमणों से क्यों बचा रहा। जब सब कुछ सामान्य हो गया, सुपुल पर बुजुर्ग टहल रहे थे, बेंचों पर प्रेमी जोड़े डेट पर थे और शहर घूमने आए परिवार झील के किनारे आनंद ले रहे थे। शहर पर छाया हुआ डर पूरी तरह गायब हो गया था और शहर ने अपनी शांति फिर से पा ली थी। अब यह निवासियों पर निर्भर था कि वे इस शांत समय को हल्के में न लें। यह लो, यह तुम्हारे लिए है। भावना शर्मा ने धीरे से अपने बालों को पीछे किया और आदर्श रावत को एक आकर्षक मुस्कान दी। आदर्श रावत ने भ्रमित नजरों से भावना शर्मा का उपहार लिया। उसने धीरे धीरे रैपिंग खोली। यह क्या है? यह कठोर और काला है, आदर्श रावत ने कहा। यह वही है जो तुमने मांगा था, भावना शर्मा ने गंभीरता से कहा। आदर्श रावत अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। मैं तो तुम्हें चाहता हूं, तुम मुझे यह क्यों दे रही हो? यह कालिया के शल्क हैं। तुम इनसे एक कवच बना सकते हो, भावना शर्मा ने कहा। ओह, ठीक है, बस इतने ही। मैं तो कई सेट बनाने की सोच रहा था, आदर्श रावत ने शल्कों को देखते हुए कहा, जो केवल एक कवच के लिए पर्याप्त लग रहे थे। ये ऐसे शल्क नहीं हैं जो बस यूं ही मिल जाते हैं, और केंचुली के दौरान निकलने वाले शल्कों को शुद्ध करना बेहद मुश्किल है। मैंने बहुत मेहनत से एक अच्छा लोहा ढूंढा और बस इतना ही मिला। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो वापस कर दो, भावना शर्मा ने उदास चेहरे के साथ कहा। जादुई कवच बनाने के लिए आवश्यक सामग्री काफी अनोखी होती थी। इसमें एक विशेष तत्व होना जरूरी था ताकि इसे गढ़ने, शुद्ध करने और जादू से जोड़ने योग्य बनाया जा सके, और इसकी संभावना 1% से भी कम थी। कालिया के उतरे हुए शल्कों में मूल रूप से यह विशेष तत्व नहीं होता था। अगर सांप की पूरी केंचुली कवच उपकरण बनाने के लिए योग्य होती, तो वे इसे बड़े पैमाने पर बना लेते। जादुई उपकरण इतने दुर्लभ थे, न केवल क्योंकि उन्हें बनाना मुश्किल था, बल्कि इसलिए भी कि सामग्री ढूंढना बहुत कठिन था। मैं एक कवच से खुश हूं, आदर्श रावत ने हंसते हुए कहा। वह भावना शर्मा के उपहार को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सांप के शल्क एक विशेष सामग्री हैं, खासकर कालिया के। मैं सुझाव देती हूं कि तुम पूर्वी प्राच्य मीनार पर एक प्रतिभाशाली लोहार ढूंढो। हर लोहार इन शल्कों से कवच बनाने की कठिनाई को संभाल नहीं सकता, भावना शर्मा ने सलाह दी। मैं जादू शहर में बहुत लंबे समय तक रुक गया हूं। अब स्कूल वापस जाने का समय है, आदर्श रावत ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, अपने हाथ सिर के पीछे रखते हुए। इस बार तुमने बहुत कुछ किया है। जादू शहर के नियाम संघ ने तुम्हें एक अनोखा खिताब देने का प्रस्ताव रखा है, भावना शर्मा ने हंसते हुए कहा। कौन सा खिताब? आदर्श रावत ने तुरंत पूछा। जब तुम स्कूल पहुंचोगे तो पता चल जाएगा, और स्वागत है, भावना शर्मा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अध्याय 405, अपने कपड़े पहन लो। आदर्श रावत को याद था कि डोंगटिंग झील पर प्रशिक्षण साल की शुरुआत में शुरू हुआ था, और अब साल के अंत तक वह मोती संस्थान वापस लौट रहा था। वह अपने अनुभवों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। सबसे पहले उसने एक विशाल गोह से लड़ाई की, जिसमें ड्रैगन वंश की रक्तरेखा थी। फिर वह एक क्रूर सेनापति असुर से टकराया, जो शैतान की तरह निर्दयी था। इसके बाद उसने कुछ महीनों तक जंगल में गुफा मानव की तरह जीवन बिताया और जुआनवू विशाल गोह और विशाल विष्कन्या शतपदी के साथ दिमागी खेल खेले। अंत में वह जादू शहर में नंदिनी ठाकुर, जुक्स्यू, बोधगया राजकुमारी से मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन वहां एक भयानक उलझन में फंस गया। अगर वह अभी मोती संस्थान की वर्दी पहनकर स्कूल वापस नहीं जा रहा होता, तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता कि कहीं वह एक चलता फिरता आपदा तो नहीं बन गया, जो जहां भी जाता वहां अराजकता फैलाता। क्यों ऐसा लगता था कि मंगल ग्रह पृथ्वी से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा? छोड़ो, इस बारे में सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाहिए। उसने गमले के नीचे छिपाई गई चाबी निकाली और कुशलता से दरवाजा खोला। रहोसनी दी, क्या वह शुभम चौहान कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है? उसने तो सार्वजनिक रूप से बेशर्मी से डींग मारी कि तुम चौहान खानदान की बहू बनने वाली हो। मैं जानती हूं कि वह ताकतवर है, लेकिन बिना तुम्हारी सहमति के तुम्हें सबके सामने कैसे उजागर कर सकता है? क्या उसे नहीं पता कि तानाशाह सीईओ की तरह व्यवहार करने का रिवाज अब पुराना हो चुका है? मैंने उस असुर राजा जैसे बेशर्म और घमंडी इंसान को छोड़कर और किसी को ऐसा नहीं देखा, आरती ठाकुर ने गुस्से में कहा। रहोसनी गुप्ता सोफे पर बैठी थी, उसका पतला शरीर हल्के से सोफे में धंसा हुआ था।
उसका सिर पीछे की ओर झुका था, जिससे उसके बाल सोफे की पीठ के साथ लटक रहे थे। वह एक भव्य हंस की तरह लग रही थी, जिसका गला सीधा था। उसने अपनी भौहों को धीरे से मला, चेहरे पर थकान भरा भाव था। उसने आरती ठाकुर को कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कुछ भापते हुए रहोसनी गुप्ता ने मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। भारी दरवाजा खुला। एक चमकदार मुस्कान वाला युवक दरवाजे की दरार से अंदर आया। उसने पहले बैठक कक्ष की ओर देखा, फिर अपने जूते उतारे और उन्हें शेल्फ पर रखा। उसने अपना बैकपैक पास के हुक पर टांगा और अपनी जैकेट उतार दी। उसके कार्यों का प्रवाह इस बात का संकेत था कि वह इस जगह की व्यवस्था का आदी हो चुका था। यह उसके लिए घर जैसा लगता था। बैठक कक्ष में रहोसनी गुप्ता और आरती ठाकुर की आंखें चौड़ी हो गईं। वे उस व्यक्ति को, जो उनके अपार्टमेंट में घुस आया था, कुछ सेकंड तक बस घूरती रहीं। रहोसनी दी, क्या मैं कोई भूत देख रही हूं? आरती ठाकुर ने अविश्वास में पूछा। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। सूरज बाहर चमक रहा था, उसकी रोशनी ने कमरे को अच्छी तरह से रोशन कर दिया था। उसे कभी नहीं पता था कि कोई भूत दिन के उजाले में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। रहोसनी गुप्ता ने उस व्यक्ति को चुपचाप घूरा। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। तो कौन सा बदमाश मुझसे ज्यादा नीच है? आरती ठाकुर, बेझिझक उसका नाम बताओ। मैं उसकी ओर से उसे कोसने का जिम्मा लेता हूं, आदर्श रावत ने बेपरवाही से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तू आरती ठाकुर अपनी उंगली आदर्श रावत की ओर इशारा करते हुए सही शब्द नहीं ढूंढ पाई। उसने एक घूंट लार निगली ताकि अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके, फिर आखिरकार वह ठीक से बोल पाई, क्या तुम मर नहीं गए थे? आदर्श रावत जोर से हंस पड़ा, कई लोग चट्टान से कूदकर भी बच गए हैं, तो मैं इतनी आसानी से क्यों मर जाऊं? वैसे भी मैं माँ और बेटी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं ऐसा पुरुष नहीं हूं जो किसी और को मेरी परिस्थितियों का फायदा उठाने का मौका दे। खासकर जब नंदिनी ठाकुर, झुकस्यू, बोधगया राजकुमारी मेरे दिल में बसी है। हम बहनें हैं, माम बेटी नहीं, आरती ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। विषय मत बदलो, तुम भूत हो या इंसान? अगर तुम इंसान हो तो सब क्यों कह रहे थे कि तुम मर गए हो? अगर तुम भूत हो तो मरने के बाद भी हम बहनों की जासूसी करने की हिम्मत कैसे की? तुम राक्षस हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मैंने सोल एलिमेंट जागृत कर लिया है। अगर तुम एक कदम और बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी, आरती ठाकुर चिल्लाई। इस बीच रहोसनी गुप्ता को कुछ कहना था। उसने आरती ठाकुर को अपनी कोहनी से हल्के से धक्का दिया। आरती ठाकुर ने अपनी बाहें फैलाकर अपनी दीदी के सामने खड़े होकर कहा, तुम हम पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। तुम्हें पुनर्जनन पर ध्यान देना चाहिए। रहोसनी गुप्ता का धैर्य आखिरकार खत्म हो गया। वह आगे बढ़ी और अपने शरीर से आरती ठाकुर को रोक लिया। दीदी, मैं उससे नहीं डरती, आरती ठाकुर ने कहा। रहोसनी गुप्ता ने खांसते हुए शर्माते हुए फुसफुसाया, अच्छा। आरती, तुम पहले अपने कपड़े तो पहन लो। आरती ठाकुर स्तब्ध रह गई। उसने धीरे धीरे अपनी नजर नीचे की और महसूस किया कि उसके काफी बड़े स्तन हवा में खुले थे। वे उसकी भारी सांसों के कारण हल्के से कांप रहे थे। आरती ठाकुर ने शर्मिंदगी में चीख मार दी, तुम बदमाश, तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? चीखते हुए आरती ठाकुर ने अपने स्तनों को ढका और ऊपरी मंजिल की ओर भाग गई। 34D आकार की एक महिला के रूप में उसका दौड़ना एक शानदार दृश्य था। यह इतना मनमोहक था कि आदर्श रावत को अपनी नाक गर्म होती महसूस हुई। रहोसनी गुप्ता ने आरती ठाकुर की घबराहट भरी प्रतिक्रिया देखकर अपनी भौहों को धीरे से टटोला। यह आरती ठाकुर कितनी धीमी हो सकती थी? काफी समय से इस अपार्टमेंट में केवल 2 लड़कियां रह रही थीं। बाहर ठंड थी, लेकिन हीटरों की वजह से अपार्टमेंट गर्म था। आरती ठाकुर कभी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करती थी। वह हमेशा शिकायत करती थी कि उसकी ब्रा बहुत तंग है, इसलिए घर लौटने के बाद वह आमतौर पर उन्हें उतार देती थी और कपड़े पहनने की जहमत नहीं उठाती। वह बस सोफे पर लेटकर अपने नाटक देखती थी। वास्तव में कई लड़कियां अकेले घर में ऐसा ही करती हैं। हालांकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि आदर्श रावत, जिसे मृत माना जा रहा था, अचानक घुस आएगा। उसने अनजाने में आधा नग्न होकर खुद को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। लगता है तुम्हारी रहनसहन की आदतें बेहतर हैं। क्या तुम आश्चर्यचकित नहीं हो? आदर्श रावत और रहोसनी गुप्ता बैठक कक्ष में अकेले रह गए। रहोसनी गुप्ता की आंखें शर्म और गुस्से से चमक रही थी।
उसे खुशी होनी चाहिए थी कि आदर्श रावत जीवित था, फिर भी उसे किसी तरह लग रहा था कि उसने यह सब अपने दुष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानबूझकर किया। उसने जवाब दिया, मुझे ऐसा ही लगा था। तुम जैसे बदमाश इतनी आसानी से नहीं मरते। नंदिनी ठाकुर, झुक्स्यू, बोधगया राजकुमारी के लिए तुम्हें जीवित रहना ही था। तो तुम भी कटु बोल सकती हो, या शायद मेरे जीवित होने का तथ्य तुम्हें इतना पागल कर गया है कि तुम अब खुद को रोक नहीं सकती, आदर्श रावत ने नाटकीय ढंग से आंखें सिकोड़ते हुए कहा। रहोसनी गुप्ता उस टिप्पणी से परेशान नहीं हुई। बहरहाल, यह जानकर राहत मिली कि वह अभी भी जीवित था। अगर वह इसे छोड़ भी देती और उसे फटकार लगाती, तो वह बिल्कुल नहीं सुनता। आदर्श रावत, आरती ठाकुर की शेरनी जैसी आवाज ऊपरी मंजिल से गूंजी। पूरा अपार्टमेंट कांपने लगा। रहोसनी गुप्ता ने सीढ़ियों की ओर देखा, फिर आदर्श रावत की ओर। तुम अपना ख्याल रखो। रहोसनी गुप्ता ने अपनी मुलायम चप्पलें पहनी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई, आदर्श रावत को पीछे छोड़ते हुए, जो अब परिणाम भुगतने वाला था। क्या तुम मुझे पुनर्मिलन की झप्पी नहीं दोगी? आदर्श रावत ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, जबकि वह रहोसनी गुप्ता को दूर जाते देख रहा था। रहोसनी गुप्ता सीढ़ियों पर आधी चढ़ चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले उसकी ओर एक नजर डाली, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आदर्श रावत ने उसकी पतली कमर की आकृति को देखा। कितना अफसोस। रहोसनी गुप्ता ने अपने कमरे में प्रवेश करते ही धीरे से दरवाजा बंद किया। वह दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई और सिर ऊपर उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की, उसे गहरी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उसके लाल होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। जब उसकी आंखें फिर से खुलीं, ऐसा लगा जैसे दुनिया और अधिक रोमांचक हो गई थी। अध्याय 406, बदमाश, आदर्श रावत। आरती ठाकुर की कर्कश आवाज आदर्श रावत के कानों के पास अनवरत बकबक कर रही थी। काफी समय हो गया था जब आरती ठाकुर अपने कमरे में गई थी, लेकिन उसकी शिकायतें इतनी जादुई थीं कि वे थोड़े समय में आसानी से गायब नहीं होती थीं। आदर्श रावत सोफे पर लेट गया और राहत की सांस ली। जोरावर सिंह ने निश्चित रूप से उसके दोस्तों को कुछ बताया होगा। भले ही उन्हें यकीन नहीं था कि वह जीवित है, कम से कम उन्हें पता था कि वह उस तरह मरा नहीं था जैसा कि लोगों को बताया गया था। इस दौरान कई लोग निश्चित रूप से उसके लिए चिंतित रहे होंगे। यह जानकर अच्छा लगता था कि कोई उसकी चिंता कर रहा था। अकेले जीवन से संतुष्ट होना वास्तव में सिर्फ आत्मसांत्वना का प्रयास था। हर किसी को एक अपंत्व की भावना चाहिए होती है। अगर आपका अस्तित्व दूसरों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आप परवाह करते हैं, कोई फर्क नहीं लाता, तो आप मृत ही समझे जा सकते हैं, या फिर बस एक नई जगह पर नई शुरुआत कर सकते हैं। खासकर जब नंदिनी ठाकुर, झुक्स्यू, बोधगया राजकुमारी उसके दिल में बसी थी। अगली सुबह स्कूल का रास्ता रात भर गिरी पत्तियों से ढक गया था। कुछ पत्तियां झील की सतह पर तैर रही थीं। यह वास्तव में शरद ऋतु के विशिष्ट दृश्य का शानदार चित्रण था। रात को अच्छी नींद लेने के बाद आदर्श रावत अपनी दो खूबसूरत रूममेट्स के साथ अच्छे मूड में मोती संस्थान की ओर चला। तानाशाह सीईओ वाले विशिष्ट नाटकों में हमेशा एक तरफ एक युवा चेहरों वाली और बड़े स्तनों वाली लड़की होती है, और दूसरी तरफ एक शालीन, कुलीन सुंदरी। नायक फिर एक दबंग अंदाज में चलता है, चेहरे पर इतनी घमंडी, गर्वीली मुस्कान के साथ कि स्कूल के गुंडों को भी उसे सम्मान देना पड़ता है। उसकी नज़र इतनी आत्ममुग्ध होती है कि जो भी उसके रास्ते में रुकने की हिम्मत करता, उसे उसके दिमाग में मौजूद 100 तरीकों में से एक से यातना झेलनी पड़ती। आदर्श रावत को यकीन था कि वह उस स्थिति के बहुत करीब पहुंच रहा था। एकमात्र अंतर यह था कि उसके साथ की दो खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थीं। उसकी बाहों में झुकने के बजाय वे एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और उसके आगे चल रही थीं। रहोसनी दी, वह लिन यान्यू है, शुभम चौहान का प्यादा, आरती ठाकुर ने आगे किसी की ओर इशारा करते हुए कहा। उस व्यक्ति के कानों में कुछ तेजी थी। वह तुरंत मुड़ा और आरती ठाकुर और रहोसनी गुप्ता की ओर देखा, फिर उसने आदर्श रावत को नोटिस किया, जो लड़कियों के काफी करीब था। तो, आरती मिस ने एक नया अनुयायी ढूंढ लिया है? मैं सुझाव दूंगा कि तुम कोई बेहतर दिखने वाला ढूंढो। इसे देखो, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? या शायद यह तुम्हारा नया रक्षक है, जिसे तुमने अभी भर्ती किया है। सुनिश्चित करो कि वह काफी मजबूत हो। उम्मीद है कि शुभम चौहान भैया उसे एक ही चाल में नष्ट न कर दें। एक कुलीन की तरह सजा हुआ पुरुष छात्र उनके पास आया। उसने क्रूरता से बोला, जैसे कि वह आरती ठाकुर के उपनाम छोटी डायन से बिल्कुल नहीं डरता था।
उस लड़के ने काफी उद्दंड स्वर में बात की। आदर्श रावत के दिमाग में तुरंत नम्र शब्द उभरा, जिसे उसने तुरंत उस व्यक्ति के सिर पर अपनी कल्पना में चिपका दिया। रुको, यह बदमाश उसका अपमान कर रहा था। आदर्श रावत को तुरंत अपना गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वह आगे बढ़ा और उस लड़के को, जो उससे आधा सिर छोटा था, घूरते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरा। उसने सिर उठाया, आदर्श रावत को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें अनुयायी कहा? अच्छा। आदर्श रावत ने उस व्यक्ति की काफी शानदार बोटाई पकड़ ली और उसे घूरते हुए कहा, अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलो और मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं सुंदर नहीं हूं? आरती ठाकुर को आदर्श रावत के बयान सुनकर अपनी एड़ियां तोड़ने का मन हुआ। वह उसे उसी जगह थप्पड़ मारकर खत्म करना चाहती थी। इस बीच रहोसनी गुप्ता के होंठ हल्के से मुड़े। उसने वाकई उसका साथ छोड़ दिया था। छोटे, मैं सुझाव देता हूं कि तुम अभी अपने हाथ छोड़ दो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें अपने मुंह से अपने हाथ उठाने पड़ेंगे और चिकित्सालय में हीलिंग एलिमेंट के शिक्षकों से उन्हें जोड़ने की गुहार लगानी पड़ेगी। लिन यान्यू की आवाज अचानक बर्फीली हो गई। उसने आदर्श रावत को अपनी बोटाई खींचने दी, लेकिन उसकी आंखें ठंडक से चमक रही थी। उसका रवैया पहले के नम्र रूप से पूरी तरह अलग था। बहुत घमंडी। तुमने पहले मेरा अपमान किया। आमतौर पर मैं तुम्हें जमीन पर पटक देता और तुम्हें चटाई की तरह इस्तेमाल करता। मैं तुम्हें सुधरने का एक और मौका नहीं दूंगा। दोनों के बीच का माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया। अगर यह दिखाई देता तो आसपास के लोग निश्चित रूप से दो छोटे छोटे आकाशगंगाओं को एक दूसरे से तीव्रता से टकराते हुए देख सकते थे। यह सुनिश्चित करो कि तुमने जो कहा उसे याद रखो, लिन यान्यू ने ठंडे स्वर में कहा। इसी बीच पीछे से एक काफी लंबा व्यक्ति आया। उस व्यक्ति में एक दबंग रवैया था। भीड़ ने तुरंत उसके लिए रास्ता बना दिया, जिसमें थोड़ा मजा लेने की भावना थी। यान्यू, यह क्या हो रहा है? लंबा व्यक्ति पास आया। वह वाकई एक स्कूल के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसने सवाल पूछते हुए रहोसनी गुप्ता की ओर विनम्रता से सिर हिलाकर मुस्कुराना नहीं भूला। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्थिति को संभालने आया था। पूर्वी भैया, आपने भी देखा। मुझे लोगों का मेरा कॉलर छूना सबसे ज्यादा नफरत है, लिन यान्यू ने चिल्लाकर कहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तुम इसकी आदत डाल लोगे, आदर्श रावत ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श रावत वाकई एक बदमाश था। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी संवेदनशील बात का जिक्र किया, आदर्श रावत ने तुरंत बोटाई खींची और उसे लिन यान्यू के गले से इस तरह छीन लिया जैसे वह कोई फूल तोड़ रहा हो। लिन यान्यू तुरंत गुस्से से भर गया, लेकिन उसे उस व्यक्ति ने खींच लिया जिसका उपनाम पूर्वी था। तुम मर चुके हो, लिन यान्यू ने आदर्श रावत की ओर उंगली उठाते हुए कहा। उसका गुस्सा एक नए स्तर पर पहुंच गया था। आदर्श रावत ने बस बोटाई को फेंक दिया और लिन यान्यू को चुनौती भरी नजरों से देखा। यह बोटाई पुरुष के लिए बहुत चटकीली है। अरे नम्र, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। लिन यान्यू का चेहरा लंबा हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि आदर्श रावत ने बीच में टोक दिया। मुझे मत बताओ कि तुम्हें लोगों का तुम्हें नम्र कहना भी नफरत है। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन यान्यू आगे बढ़ा। अगर भीड़ न होती तो वह उसी वक्त जादू कर देता। पूर्वी नाम का व्यक्ति जल्दी से लिन यान्यू को पकड़कर भीड़ से दूर खींच ले गया। लोग तुरंत आश्चर्य में हांफने लगे। लिन यान्यू को कभी भीड़ के सामने हंगामा करने की परवाह नहीं थी। वह ऐसे कैसे चला गया? शायद इस व्यक्ति, जो उसका अपमान कर रहा था, का कोई जबरदस्त बैकग्राउंड था। अजीब, क्या वे ऐसे ही चले गए? आरती ठाकुर ने कहा। वह और देखना चाहती थी। आदर्श, क्या तुम पूर्वी विक्रम को जानते हो? रहोसनी गुप्ता ने आदर्श रावत की आंखों में देखते हुए पूछा, जैसे उसने कुछ भाप लिया हो। आदर्श रावत ने कंधे उचकाए और उदासीन स्वर में जवाब दिया, मुझे याद नहीं। बहुत सारे लोग अतीत में मुझसे हार चुके हैं। थोड़ी दूर पर पूर्वी विक्रम, जो लिन यान्यू को खींचकर ले जा रहा था, ठोकर खा गया। एक पल के लिए पूर्वी विक्रम, जिसने जादू न्यायालय का न्यायाधीश बनने का मौका हमेशा के लिए खो दिया था, को लगा जैसे वह लिन यान्यू, जिसने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया था, के साथ मिलकर आदर्श रावत पर वापस हमला कर दे। अध्याय 407 विश्व महाविद्यालय प्रतियोगिता। ललित यादव ने असंतोष की एक झलक के साथ पीछे मुड़कर देखा। आदर्श रावत बिल्कुल सही था। उसके जीवन में दो चीजें थीं जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी,
कोई उसकी बोटाई को छुए या उसे नम्र कहे। उस व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया था जो उसे सबसे खराब सजा देने के लिए काफी था। अगर वह इसका बदला नहीं ले सका तो मोती संस्थान में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। पूर्वी भैया, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप बस रोशनी गुप्ता के सामने अपनी अच्छी छवि बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, ललित यादव ने गुस्से में कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम पिटो, पूर्वी विक्रम ने कहा। मैं क्यों पिटूंगा? रुको, क्या आप कह रहे हैं कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है? ललित यादव को यह बात बिल्कुल हास्यास्पद लगी। पूरे मोती संस्थान में केवल कुछ ही छात्र उसके मुकाबले के लायक थे। वह कभी नहीं मानेगा कि इतना बदतमीज बदमाश उसकी बराबरी कर सकता है। पूर्वी विक्रम का भी अपना घमंड था। वह यह नहीं बताना चाहता था कि पहले जब उसे आदर्श रावत और भावना शर्मा के पीछे भेजा गया था तब वह उससे हार गया था। उसने ललित यादव के सवाल का स्पष्ट जवाब दिया और जल्दी से वहां से चला गया। इस बीच वह अपने आप से बड़बड़ाया, तो वह लड़का भी मोती संस्थान से है, मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? ललित यादव ने मान लिया कि पूर्वी विक्रम बस रोशनी गुप्ता के सामने सज्जन बनने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल वह उस आदर्श रावत नाम के लड़के को कभी माफ नहीं करेगा। इस बीच आदर्श रावत सीधे डीन कार्यालय में रिपोर्ट करने गया। रास्ते में वह बड़बड़ाता रहा, मैं कभी नए छात्रों में असुर राजा था, फिर भी ऐसा लगता है कि आधे साल में सभी मुझे पूरी तरह भूल गए। यह अच्छी खबर नहीं है। यहां तक कि कोई भी टॉम, डिक या हैरी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है कि वह मेरे हाथ तोड़ देगा। सबसे जरूरी बात, वह शिकायत कर रहा था कि मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूं। नंदिनी ठाकुर, जुक्स्यू, बोधगया राजकुमारी के साथी को ऐसा अपमान। आदर्श रावत ने खटखटाने की जहमत नहीं उठाई। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गया। डीन श्याम, मैं ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आया हूं। कार्यालय में कई शिक्षक बैठे थे जिनका स्कूल में काफी ऊंचा पद था और कुछ छात्र प्रतिनिधि भी थे। सभी उस असभ्य आदर्श रावत को अवाक चेहरों के साथ घूर रहे थे। तुम किस एलिमेंट से हो? डीन कार्यालय में इतनी मनमानी करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम मिटा दिया जाए? एक एलिमेंटल निदेशक ने डांटते हुए कहा। छात्र परिषद के कुछ छात्र भी अवाक रह गए। यहां तक कि प्रसिद्ध छात्र प्रतिनिधियों को भी डीन श्याम के सामने अपने रवैये और शब्दों का ध्यान रखना पड़ता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह घुसने की हिम्मत करेगा। निश्चित रूप से यह व्यक्ति मोती संस्थान में शांतिपूर्ण जीवन से तंग आ चुका था। डीन श्याम भी इस अचानक व्यवधान से नाराज हो गए। उन्हें शिक्षकों और छात्रों के सामने अपनी सत्ता बनाए रखनी थी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि यह आदर्श रावत है तो उनका गुस्सा जल्दी ही गायब हो गया। उन्होंने हाथ हिलाया और शिक्षकों व छात्रों से कहा, आज के लिए बस इतना ही। मैं किसी और समय मीटिंग आयोजित करूंगा। शिक्षक और छात्र हैरान रह गए। उन्हें कभी याद नहीं था कि डीन श्याम का किसी के साथ इतना करीबी रिश्ता था। भीड़ जल्दी ही कार्यालय से चली गई और आदर्श रावत डीन श्याम के साथ अकेला रह गया। डीन श्याम ने एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ, जिसमें राहत की झलक थी, कहा, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल, आधे साल बाद मुझे आपकी थोड़ी याद आई, आदर्श रावत ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्द सच्चे थे। डीन श्याम ने मोती संस्थान में आने के बाद से उसका बहुत ख्याल रखा था। वह निश्चित रूप से एक ऐसे वरिष्ठ थे जिनका वह सम्मान करता था। मैंने जोरावर सिंह को लोगों को यह बताने के लिए कहा था कि तुम मर चुके हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता थी। वैसे यह वाकई एक चमत्कार था कि तुम डीमन एलिमेंट के दुष्प्रभाव से बच गए। यह हमारी भी गलती थी जो हम तुम्हें सही सुरक्षा नहीं दे पाए। आखिरकार तुम्हारा डबल इनेट एलिमेंट्स बहुत खास है, डीन श्याम ने कहा। यह मेरी गलती थी कि मैंने इसे बहुत जल्दी दिखा दिया। खैर, कम से कम मैं अब भी जीवित हूं। मैं यहां अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस आ सका, आदर्श रावत ने कहा। डीन श्याम ने सिर हिलाया। यह वाकई सभी के लिए राहत की बात थी। डीन श्याम, अगर आपके मन में और कुछ नहीं है तो मैं कक्षा में वापस जाऊंगा। ओह, वैसे मैं एक अलग एलिमेंट में बदलना चाहता हूं, आदर्श रावत ने कहा। तुम समनिंग एलिमेंट में रहने की योजना नहीं बना रहे? डीन श्याम को कुछ आश्चर्य हुआ। समनिंग एलिमेंट में तो इतने लोग भी नहीं हैं कि एक फुटबॉल टीम बन जाए, और वहां कोई लड़कियां भी नहीं हैं। यह बहुत उबाऊ है। मुझे फायर एलिमेंट में डाल दीजिए, कम से कम यह स्कूल में एक लोकप्रिय एलिमेंट है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त होगा,
आदर्श रावत ने थोड़े शरारती अंदाज में कहा। डीन श्याम ने असहाय रूप से सिर हिलाया। वह पहले ही समनिंग एलिमेंट, जो अपेक्षाकृत सुनसान था, में इतने सारे हंगामे कर चुका था। अगर उसे फायर एलिमेंट में डाला गया तो स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। फिर भी यह विचार बुरा भी नहीं था। चूंकि आदर्श रावत फायर एलिमेंट में प्रशिक्षण लेना चाहता था, तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने में कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि यह उसे फायर एलिमेंट के अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा। ठीक है, तुम्हें कुछ समय अपनी खेती को बेहतर करने में बिताना चाहिए। जब समय आएगा, मैं तुम्हें राष्ट्रीय दल के लिए सिफारिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आगामी विश्व महाविद्यालय प्रतियोगिता में तुम शानदार प्रदर्शन करोगे। विश्व महाविद्यालय प्रतियोगिता? यह क्या बला है? आदर्श रावत ने पूछा। डीन श्याम ने अपनी भौहें उठाईं, फिर नाराज लेकिन हल्के मजाकिया लहजे में बोले, क्या तुम सचमुच एक छात्र हो? तुम्हें विश्व महाविद्यालय प्रतियोगिता के बारे में कैसे नहीं पता? जादू शहर के लिंगेन न्याम संघ ने तुम्हें राष्ट्रीय दल के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में जोरदार सिफारिश की थी। क्या तुम्हें यह नहीं पता था? आदर्श रावत का जबड़ा लटक गया। फिर उसे भावना शर्मा के जाने से पहले के शब्द याद आए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। यह तो मेरे समय और मेहनत की बर्बादी है। अगर मैं जीता तो स्कूल कहेगा कि उन्होंने मुझे शानदार प्रशिक्षण दिया। अगर मैं हारा तो वे कहेंगे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। डीन श्याम ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए सिरदर्द के साथ कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि प्रतिष्ठित खानदानों, शिकारी संघ और जादू संघों ने एक स्थान हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है? फिर भी तुम इसे मेहनत की बर्बादी समझते हो। स्कूल इस पर विचार करेगा, और एक बार जब हम सभी सहमत हो जाए तो तुम्हारे लिए कोई बच निकलने का रास्ता नहीं होगा। यह उचित नहीं है। हमारे स्कूल में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। आपको मुझे ही क्यों चुनना है? आदर्श रावत ने कहा। राष्ट्रीय दल के चयन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। विश्व महाविद्यालय प्रतियोगिता को वेनिस की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तुम इसका मूल बाद में जान जाओगे। अब मैं छात्र मामलों को तुम्हारा स्थानांतरण सुलझाने दूंगा। छोड़ो, मैं यह खुद करूंगा। तुम बस अग्नि विद्यालय में चेक इन करो, डीन श्याम ने कहा। ओह ठीक है, धन्यवाद डीन श्याम। अपना ख्याल रखना। अलग अलग एलिमेंट विद्यालयों में अंतर होते हैं। मैं हर चीज में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, डीन श्याम ने चिंतित लहजे में सलाह दी।